किसान भाइयों, ये हमारी जो आज की ट्रेनिंग है वो प्राकृतिक खेती के विषय पर है। मैं सहायक संचालक कृषि सागर से हूँ और जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र है उसमें पदस्थ हूँ। और ये जो ट्रेनिंग है हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रशिक्षण केंद्र में करा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है गढ़ाकोटा में है और आप लोगों को काफ़ी दूर पड़ता है वो, और उसकी स्थिति थोड़ा प्रशिक्षण लायक नहीं है, इसलिए हमने इसको हायर किया है किराए पे। तो हम लोग जो भी बात करेंगे प्राकृतिक खेती पे करेंगे, और इसके अलावा हम उन विषयों पर भी बात करेंगे जिससे कि हम बता पाएँ कि कैसे हम लोग अपने जो लागत है उसको न्यूनतम करें, कम से कम करें, और प्रॉफिट या लाभ डबल करें, आय को दुगना किस तरह से करा जाए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक खेती में जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ये 5 चीजों पे आधारित है: बीजामृत, जीवामृत, वापसा, आच्छादन जिसको अपन मल्चिंग भी कहते हैं, और सहजीवन या मिश्रित फसल प्रणाली। तो हम एक एक करके इसको समझेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ना जीवामृत की बात करते हैं। तो जीवामृत में हमें क्या करना है बनाने के लिए? 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर लेना है। आप चाहे तो नोट करते जाइए। 10 किलो। 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन, कोई भी दाल का, मटरी का भी चलेगा, है ना। इवन खराब भी यदि कभी बेसन हो जाता है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। 1 किलो। और 1 किलो गुड़। खराब भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल साफ सुथरा, यदि घर में कोई पुराना गुड़ हो जो आप मतलब यूज नहीं कर रहे हो तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और 1 किलो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। आपने देखा होगा बरगद का जो पेड़ होता है उसका जो कैनोपी होती है वो काफी बड़ी होती है ना। अब ये जो पेड़ के नीचे की मिट्टी लेना है, बरगद के पेड़ के नीचे की, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी इसलिए लेना है क्योंकि आपने देखा होगा कि उसके बरगद के पेड़ के ऊपर सबसे ज्यादा पक्षी बैठते हैं, और उसका जो पत्ते वगैरह जो गिरते हैं और नीचे डिस्पोज हो करके वो खुद अपने आप में खाद बना लेते हैं, उसको अलग से किसी भी तरह की खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या होती है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए हमें जो है बरगद के पेड़ की मिट्टी नीचे लेना है। अब करना क्या है, सबसे पहले आपने एक 200 लीटर का ड्रम ले लो प्लास्टिक का, है ना। और जो ऊपर की 5 चीजें मैंने बताया, 1 किलो 10 किलो आपका गोबर है, 10 लीटर गौमूत्र है, 1 किलो बेसन है, 1 किलो गुड़ है, और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये लेकर के आप एक मिश्रण बना लो, घोल बना लो, ठीक। और इस घोल को डाल दो 200 लीटर पानी में, प्लास्टिक के ड्रम में, है ना। और इसको रख दो कहीं छायादार स्थान पे जहां पे छाया हो, ठीक। ऐसा धूप में नहीं रखना है क्योंकि हमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि प्रतिदिन 2 बार, दिन में 2 बार लकड़ी की सहायता से उस ड्रम को घड़ी की दिशा में चलाना है। किस दिशा में चलाना है? घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। जैसे 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, इस तरह से ऐसा बजता है तो उसी दिशा में अपने को चलाना है। हमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलाना है। इसका भी एक साइंस है क्यों चलाना है। अब पानी को एक गिलास में लेना, ठीक है, उसमें कुछ कचरा डालना, उसको एक बार घड़ी की दिशा में चलाना तो क्या होगा, और उसको उल्टी दिशा में चलाना तो क्या होगा। कोई बता सकता है क्या होगा? जब हम घड़ी की दिशा में चलाएंगे तो वो कचरा जो है नीचे से ऊपर की ओर आता है, और अगर अपन उल्टी दिशा में चलाते हैं तो वो कहां से कहां जाता है? ऊपर का भी वो नीचे जाता है ना। तो यही है कि भाई जो हमारा जो सूक्ष्म जीव हैं, और वो सूक्ष्म जीव आए कहां से? गाय के गोबर से नहीं आए, गौमूत्र से नहीं आए,
ना ही बेसन से आए और ना ही गुड़ से आए, वो आए काय से हैं, मिट्टी से, पेड़ के नीचे। तो जो हमने मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीव है, उस 1 किलो मिट्टी को हमें वो 200 लीटर के अच्छे से घोल करके 200 लीटर के बराबर उसमें सूक्ष्म जीव पैदा करना है। ये इसके लिए हमें 7 दिन लगते हैं, कम से कम 1 हफ्ता लगभग। तो ये हमें डेली करना है, सुबह शाम, है ना। अच्छा, गुड़ और बेसन हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीव है उसका वो एक आहार है, खाना है। तो ये 6-7 दिन में ये बढ़ करके मल्टीप्लाई होके कई गुना हो जाएंगे, यानी जो आपका वो ड्रम है उसमें सूक्ष्म जीव ही सूक्ष्म जीव हो जाएंगे। ये आपका 200 लीटर का ड्रम है, वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाएगा, है ना। 1 एकड़ में अब आपको जो है इसको खड़ी फसल में कैसे डालना है? छिड़कना नहीं है ऊपर, आपको मिट्टी में डालना है। क्योंकि हम अभी चर्चा क्या कर रहे थे कि हमें सूक्ष्म जीव कहाँ के बढ़ाना है? जमीन के अंदर के। तो आपने उसको मिट्टी की जमीन में डालना है। जैसे अगर अपन लाइन में बुआई कर रहे हैं, है ना, पंक्ति टू पंक्ति, तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जो अपनी नोजल है उसको निकाल लो और सीधे जो है, क्योंकि मग्गे से पानी देना या मग्गे से डालना तो वो तो खैर लेबर भी और वो संभव नहीं है। लेकिन अगर अपना जो पंप है, पंप की नोजल निकाल के सीधे डायरेक्ट उसको देंगे तो ये कम से कम अगर एक सीजन में आप 3 बार करेंगे, इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा, है ना। हाँ, कर सकते हैं, ड्रिप में भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ये तो और अच्छा रहेगा, है ना। तो जब अपन ये करेंगे तो हमारे जो ऑर्गेनिक कार्बन है पृथ्वी का, जमीन का, अपनी मिट्टी का, वो बढ़ेगा। और जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं मिट्टी के लिए, उनकी मात्रा में वृद्धि होगी। और जब उनकी मात्रा में वृद्धि होगी और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व ही बढ़ेंगे तो निश्चित, क्योंकि हम उसमें गोबर भी डाल रहे हैं, गोबर में सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उस हमारी फसलों को लाभ होगा। तो ये जो है आप 1/10वें हिस्से में अपने करके देखें, है ना। लाभ हो तो इसको और बढ़ाएं, और अगर नहीं हो तो एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट है, तो हम इसको जो है देखें कि भाई हम कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर ये कितना सक्सेस है कितना नहीं है। तो ये आपकी चीज हो गई। ये सभी फसलों में, सब्जी से लेकर के कोई भी फील्ड क्रॉप में भी डाल सकते हैं आप, चना, मटर, मसूर, सरसों वगैरह सब में डाल सकते हैं। और सब्जियों में तो और अच्छा काम करता है, बेहतर है, क्योंकि मैनेजमेंट करना इजी हो जाता है। और जैसे भी और भी चीजों में, मतलब हमारे फल वाले पौधों में भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे जो अपना प्लांटेशन यदि आप लोगों ने किया है तो उसमें भी हम कर सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे दूसरा हम क्या बात कर रहे थे, बीजामृत का, है ना। तो बीजामृत कुछ नहीं है, जैसे ये लिक्विड है ना, ये जो है ये चीज हमने काहे में बनाई है? लिक्विड में बनाई है ना। उसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसकी गोलियां बना करके, जो हमारा ये कंटेंट जितना था उसकी गोलियां बना करके उसको सुखा करके रख देना है ना। जैसे ये अगर अपन निकालो उसमें नीचे है ना बीजामृत, ये निकाल दो। देखिए इसमें भी देसी गाय का गोबर ले रहे हैं हम 5 किलो, ठीक है। गौमूत्र भी ले रहे हैं 5 किलो। अब इसमें थोड़ा चूना आपको ऐड करना है ना। कितना? 250 ग्राम। इसी तरह जो अपने खेत की बजाय अपनी जो मिट्टी अपन चर्चा कर रहे थे, ठीक है, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, थोड़ी सी वो ले लेना है। फिर इसके बाद में पानी आपको 20 लीटर का उपयोग करना है। और प्रक्रिया वही है कि आपको उसको ड्रम में घोलना है, 24 घंटे के लिए आप रख दें और 2 बार आप उसको हिलाएं, है ना। और इसके बाद में इसको छाया में सुखाना है। इस मिश्रण को आप बार बार घुमाएंगे ना तो ये कंसंट्रेट होते जाएगा, तो इसको क्या है, छाया में सुखा दें और इसकी छोटी छोटी ये गोलियां बना दें। और गोलियां बना करके जो है आप इसको जमीन में डाल दें जब भी आपकी फसल आती है। तो ये आपका बीज अमृत का काम करता है। ये इससे क्या है, जो अपने जड़ों का विकास है
वो भी होता है। और जैसे अपना जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव है उनको बढ़ाना, वो चीज ठीक है करना है। अच्छा, अब तीसरा कंटेंट आता है इसमें वापसा। वापसा मतलब वापसा कुछ नहीं है एक्चुअली में, जल प्रबंधन है कि हमें कितनी मात्रा में जल अपने खेत में देना है। ठीक है, अब उसको जैसे भी अगर आप किसी भी तरीके से देते हैं, अपन ने जैसे अपन ने खुला सिंचाई दिया, ठीक है, और अपन ने एक ड्रिप से दिया या बौछारी या फिर अपन स्प्रिंकलर से देंगे, तो आप बताएं किस में हमें पानी की मात्रा ज्यादा लगेगी? खुले में। तो और हमें क्या करना है आज के परिवेश में, तो उसको बचाना है ना। तो हम कैसे बचा सकते हैं? एक तो अपनी विधि को बदल करके, ठीक है, बूंद बूंद करके जैसे। और कई चीजें ऐसी हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है एग्रीकल्चर में, खेती का मैनेजमेंट है, गर्मी में यदि आप ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई वगैरह भी करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, अपने मेड़ के पास में नालियां बना दो, तो क्या होगा, जहां पर ढाल होगा उस उधर वो जो है पानी। तीसरा, आप खेत तालाब बना करके ये चीज कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज है मल्चिंग। मल्चिंग समझते हैं? मल्चिंग मतलब अपने खेत को ढक देना किसी चीज से, है ना। पॉलीथिन भी हो सकता है, और चूंकि जंगल से लगे हुए एरिया में जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, है ना, उससे भी हो सकता है। और जहाँ पे भूसा बहुत ज्यादा है, वेस्टेज है जिनको जानवर भी नहीं खाते हैं, उससे भी हो सकता है किसी भी तरीके से। हाँ, धान की पुआल से, बिल्कुल। तो जो है ना, किसी भी चीज से आपको ढकना, मल्चिंग, उससे क्या फायदे हैं? पहला तो यही, जो वाष्पीकरण होता है पानी का वो रुक जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जो अनावश्यक खरपतवार उगते हैं ना, और उसमें लागत लगती है, तमाम दवाइयाँ डालनी पड़ती है, तो खरपतवार आपने देखा होगा आजकल जो सब्जियों में मल्चिंग चल गई ना, वो काली पॉलीथिन वाली, है ना। तो देखो उसमें क्या है, पानी भी बिल्कुल बूंद बूंद जा रहा है, लिमिटेड पानी यूज हो रहा है। दूसरा, ना उसमें कुछ कीटनाशक डालने की जरूरत पड़ रही, ना ही उसको हर्बिसाइड डालने की जरूरत पड़ रही, कोई खरपतवार नाशी। क्यों? क्योंकि उग नहीं पाता, दूसरी जगह से उसको जगह नहीं मिलती है। तो ये आपको वापसा है और आच्छादन, ये उसी श्रेणी में आ जाता है। और तीसरा है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट को कम करना है, जिसके लिए हमें क्या करना है? मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में यानी ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10 एकड़ भूमि है तो 10 की 10 एकड़ में हम एक ही फसल बो दें। हमें क्या है कि सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। घर में मान लीजिए कि खाने के लिए भी हो जाए, दालें भी हो जाए हमारे घर में, और मंडी के लिए भी हो जाए, और हमारा रिस्क भी। अगर मान लो इस समय किसी के यहाँ पे 10-20 एकड़ में अरहर लगी होती, जो और एकदम से इतना टेम्परेचर गिर गया, और टेम्परेचर अचानक से जैसे अभी डाउन चल रहा है, और किसी कारण से वो पाले के बचाव के कोई तरीके नहीं ढूंढ पाता, तो क्या होता? उसकी पूरी फसल खत्म हो जाती। लेकिन अगर उसके साथ वो गेहूं भी लगाए हैं तो उसकी गेहूं की फसल बचेगी, है ना। और दूसरा, गेहूं के साथ में थोड़े एरिया में चने लगाए हैं, थोड़े एरिया में सरसों लगाए हैं, तो तिलहन भी हो गई, दलहन भी हो गई, खाद्यान्न फसलें भी हो गई। तो हमें जो है मिश्रित खेती पे भी विषय। तो ये एक प्राकृतिक खेती का कंसेप्ट है। इसमें ये 5 चीजें हैं। पांचों चीजों को आप थोड़े से एरिया में करके देखिए, इसको मिला जुला असर, और फिर देखिए क्या इसके परिणाम आते हैं। जो भी परिणाम आएंगे आप हम लोगों से भी शेयर कर सकते हैं, और अभी से ही चालू कर दें। गोबर भी मिल जाता है अपने घर में, गौमूत्र भी मिल जाता है। आप तो खैर इकट्ठा करते हैं, कोई बात ही नहीं आप तो कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा आप टेक्निक बदल दीजिए। अभी तो अपन केचुआ खाद और ये वाला, है ना, एक बार वो तो कर ही रहे, अब थोड़ा सा इस पे एक बार प्रैक्टिकल करके देखें। कर दिए चालू, वही है। हाँ, 20-25 लोगों ने साथ में और चालू किए, तो वही है। अब देखेंगे इसका रिजल्ट अगले साल, चूंकि इस साल से चालू हुआ है, और अगले साल से। अच्छा, शासन भी इसमें सहयोग करने के विचार में है। अब इसमें मध्य प्रदेश में प्राकृतिक बोर्ड का भी गठन हो गया है ना। तो ये था प्राकृतिक खेती के कुछ पॉइंट्स। यदि आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद अपन दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे।
अरे प्राकृतिक खेती में हमें गाँव में किसान और उनकी ऑनलाइन पोर्टल पे पंजीयन नहीं हो पाया। देखिए, एक पोर्टल खुला था लिमिटेड समय के लिए, है ना। उसमें अपने जिले से कम 450 से 550 लोगों ने पंजीयन कराया था। ये हाँ बिल्कुल, 28 लोगों का है। लेकिन नहीं, लेकिन इसके अलावा भी एक व्यवस्था की गई थी बीच में। जिन्होंने पोर्टल पे पंजीयन नहीं करा पाए थे लेकिन इच्छुक कृषक है, उनकी अलग से सूची बनवाई गई थी, जो हमारे आत्मा के मैदानी कार्यकर्ता हैं उनसे मंगवाई गई थी और इन लोगों ने भी दी थी। तो ऐसे करके अपन ने कम से कम 2500 लोग और चिन्हित किए हैं। अब जैसे ही पोर्टल खुलेगा या तो हम लोग उस स्तर से कर देंगे, जिस स्तर पे भी पोर्टल खुलेगा, अब जैसा भी हमें है, नहीं अभी नहीं हो रहा है। जैसे ही होगा तो हम क्या है, न्यूज़पेपर के माध्यम से या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, उस माध्यम से सूचित कर देंगे सभी लोगों को। एक जो है पीआरओ के यहाँ पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देंगे और होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो पाएंगे उसमें।